नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और आज हमारी टीम मौजूद है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में और हिसार के बहुत सारे जो किसान हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही कृषि विशेषज्ञ भी हैं। तो यहाँ पर हम किसानों से खेती किसानी से जुड़े हुए किसी खास विषय पर पूछेंगे सवाल और जिन किसान का जवाब होगा सबसे सही, सबसे सटीक और जिस पर लगाएंगे मुहर कृषि विशेषज्ञ, उन्हें मिलेगा किसान कप। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सबसे पहले परिचय जान लेते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञों का। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मनोज DES एग्रो फॉरेस्ट्री KVK सदलपुर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीश कंबोज, असिस्टेंट एग्रोनॉमिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। मेरा नाम डॉक्टर संदीप आर्या है। मैं वानिकी विभाग में वैज्ञानिक पद पे लगा हुआ हूँ और मैं मीडिया एडवाइज़र भी हूँ यूनिवर्सिटी में। मैं डॉक्टर अवतार सब्जी विभाग से हूँ और यहाँ मैनेजर एटिक हूँ, किसान सेवा केंद्र का इंचार्ज हूँ। मैं डॉक्टर करमल सिंह, सहायक वैज्ञानिक कपास अनुभाग यहाँ कार्यरत हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर पूजा, जिला विस्तार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर और वैसे मृदा विज्ञान से संबंधित। मैं डॉक्टर गजेंद्र राणा, प्रधान वैज्ञानिक बागवानी विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जिला विस्तार विशेषज्ञ, कीट विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर में कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ। मैं डॉक्टर तरुण वर्मा, किसान सेवा केंद्र में जिला विस्तार विशेषज्ञ, कीट विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे कृषि विशेषज्ञों के लिए। और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगी कि अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी एक बार फिर से जोरदार तालियां आप स्वयं के लिए बजाइए। जी हाँ, तो इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद किसानों से जो हम सवाल करेंगे उसका विषय होगा खरीफ फसलों की देखभाल और इस पर हम जानेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं, देखते हैं उन्हें कितनी जानकारी है। तो खरीफ की मुख्य फसल है धान, तो यहीं से शुरुआत करते हैं और आप सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि धान की फसल में मुख्य खरपतवार कौन से लगते हैं और इसकी रोकथाम कैसे करें। तो आप में से जो जवाब देना चाहेगा कृपया हाथ खड़ा करें और बताएं कि धान फसल में किस तरह से खरपतवार कौन कौन से मुख्य रूप से लग सकते हैं, इनकी रोकथाम कैसे करें। बहुत बढ़िया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी, क्या जवाब है इसका? घास में वो शामक होता है, ये पहले उसके हम दवाई डाल देते हैं और वो बत्ता उसको काट देते हैं। ठीक है, कौन सी दवाई डालते हैं, कुछ बता सकते हैं इस वक्त? वो दवाई का नाम तो याद नहीं जी। जी चलिए, कुछ और किसानों से यहाँ पर जानते हैं। आप कृपया अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी बताइए, धान की फसल में कौन से मुख्य खरपतवार लग सकते हैं? ये दवाई राउंड अप है। अच्छा, घास के लिए। अच्छा, और किस तरह के खरपतवार अधिकतर आते हैं धान की फसल में? ये जी चावल है, गेहूँ और बाजरा, मूंगफली। अच्छा, चलिए, यहाँ पर हमने जवाब लिया है, अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं। कुछ और किसानों से यहाँ पर बात करते हैं। कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप बिश्नोई है जी। और मैम, जैसे आपने बताया इस बारे में, मुझे धान के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि बेसिकली हमारे मूंग की और नरमा कपास की फसल ज़्यादा होती है। उसी के इंट्रोडक्शन आप मेरे से कोई सवाल करेंगे तो उसका जरूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी कि जब मूंग से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो फिर आप जवाब देंगे। कुछ और यहाँ पर किसान, कृपया अपना नाम बताएं। अच्छा, आप बताना चाहते हैं? जी। दाना फसल है, उसमें डाक मर है दवाई अड़ंगा, वो मरता नहीं कोई दवाई से भी। अच्छा, हाँ ठीक है, अपना नाम बताइएगा। श्री राम जी। श्री राम जी। चलिए, कुछ जवाब तो यहाँ पर हमने लिए हैं और जो धान की फसल है उसके जो खरपतवार मुख्य रूप से परेशान कर सकते हैं किसानों को, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही इसकी रोकथाम कैसे करें इसके बारे में भी बताएंगे। और सबसे सही जवाब किस किसान का है ये जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। जी किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि धान में मुख्यतः दो प्रकार के जो खरपतवार आते हैं, एक चौड़ी पत्ती का और एक जो संकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो आते हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए हमें शुरू से, जब से इसकी नर्सरी की आप बुआई करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप धान की जो फसल है वो अगर आप उखाड़ के लगा रहे हैं या नर्सरी के द्वारा लगा रहे हैं तो उसमें जो उसका खरपतवार प्रबंधन है वो नर्सरी जब से आप लगाते हैं तो तभी से अपने को उसका प्रबंधन वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि जब आप धान की वो जो नर्सरी है वो तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो पर्टिला क्लोर दवाई है जो सॉफिट के नाम से मिलती है, 600 ml प्रति लीटर वो लेके उसको 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं 1 से 3 दिन के अंदर अंदर। अगर किसी कारणवश आप 1 से 3 दिन के अंदर अंदर ये पर्टिला क्लोर या जो सॉफिट दवाई है उसका प्रयोग नहीं कर पाते
तो 1 से 7 दिन के अंदर अंदर हम 1200 ml जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो ब्यूटाक्लोर दवाई है जो मेचेटी के नाम से आती है उसको 60 किलोग्राम प्रति एकड़ रेत में मिला के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये आपको 80 से 90% जो आपके खरपतवार हैं उनकी रोकथाम में सहायता करता है। और इसके अलावा जो जैसे सैजीज हैं, जैसे डीला हो गया, मोथा हो गया, तो उनकी जो आप रोकथाम है वो हाथ से उखाड़ के कर सकते हैं, क्योंकि ये है इनकी जो जड़ गहरी होती है। तो उसके लिए आप जो अगर खेत में अगर इसकी समस्या है, धान के खेत में अगर इसकी समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप 240-400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें जो मुख्य खरपतवार की अगर आप बात करें तो जैसे एक किसान भाई ने बताया सामक, तो सामक एक इसका जो मुख्य खरपतवार है। इसके अलावा इसमें जो अगर चौड़ी पत्ती वालों की बात करें तो उसमें जो पानी की बेल है या उसके अलावा और कई खरपतवार हैं। तो जो किसान भाई यहाँ मौजूद हैं उनमें सिर्फ एक जो सामक है, सामक ज़रूर जो धान की फसल है उससे मिलता, मतलब उसमें आने वाला एक जो मुख्य खरपतवार है तो वो सामक मतलब धान का एक खरपतवार है, वो सही जवाब है। जी बिल्कुल। तो किसने जवाब दिया था? पहला जवाब जिन्होंने दिया था लास्ट में बैठे जी, तो आप आ जाइए सामने और अपना किसान कप जो है उसे ग्रहण कीजिए और जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। ये विजेता है और इन्होंने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है और बहुत बहुत बधाई आपको। अपनी स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो अगला सवाल हमारे किसानों से यहाँ पर मैं पूछूंगी वो सवाल कपास से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी ध्यान दें, आप लोगों के सामने जो अगला सवाल है वो ये है कि कपास की फसल है उसमें मुख्य रूप से कौन से खाद डालने चाहिए और सिंचाई प्रबंधन कैसे करनी चाहिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि कौन कौन से खाद आप डाल सकते हैं, डालना चाहिए कपास की फसल में, और इसके साथ ही सिंचाई प्रबंधन कैसे करें। जी, तो अपना नाम बताइए सबसे पहले हमें। दलबीर बामल गांव बाटोल देता जी, जवाब क्या है? पास में एक तो सुंडी लगती है जी और पत्ते न खा जाती है वो, और डीएपी खाद शुरू में डालते हैं, ढोली बना के उन पर 1.5 फुट का मतलब लगानी चाहिए वो, ठीक है, बीच में गैप ज्यादा रखनी, 1.5 फुट का 1 फुट का आपस में पौधा, और बाद में यूरिया डालते हैं जी, ठीक है। और सिंचाई की व्यवस्था के लिए कुछ बताना चाहेंगे? हम तो जब राम नहीं बरसता ना इतना लगभग देते नहीं पानी, राम बरसने बाद फिर पानी लगाता देते, क्योंकि एक बार सूखा गया ना दोबारा फिर पानी डालता ही डालना पड़ता कपास के अंदर। ठीक है, तो चलिए बहुत आपने अच्छा जवाब दिया है। कुछ और लोगों से यहाँ पर जान लेते हैं। कृपया अपना नाम बताइएगा। महेंद्र सिंह बोयल, मेरा गांव चारनौंद है, जिला हिसार में पड़ता है। कपास के अंदर हम पहले 15 से 20 किलो या 25 किलो अलग अलग तरीके से डीएपी का बिजाई करते हैं शुरुआत में, जब उसकी नड़ाई करते हैं उस टाइम पे, और बाद में आधा कट्टा यूरिया डालते हैं। और ज़्यादा यूरिया डालने में नहीं चाहिए। मैं एक किसान हूँ और पहले हमारे खेत के में मतलब कम से कम भी 3,000 रुपये पर एकड़ स्प्रे का खर्चा आता था। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैंने मीटिंग 2-3 अटेंड करी। इन्होंने बताया आप टाटा की रगोर या मैलाथियान का ही स्प्रे करें। मैं 2 साल से वही स्प्रे कर रहा हूँ। नरमा कुछ न कुछ ज़्यादा 2-4 मन ज़्यादा हुआ है और हमारा स्प्रे का खर्चा काफ़ी बच गया है। तो मैं तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मौजूदा हरियाणा सरकार को किसानों के प्रति बड़ा धन्यवाद देता हूं। इनका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन है। हमें इसके साथ ही ये भी बताइए कि कपास में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो कैसे? सिंचाई की व्यवस्था है, नरमा एक ऐसी फसल है जिसमें आप ज़्यादा गहरा पानी या नाके से पानी लगा के खड़ा नहीं रख सकते, उसमें हल्का सा पानी देना चाहिए। ठीक है। और बरसात से पहले हो सके पानी नहीं देना चाहिए, उसको मतलब वेट करना चाहिए कि बारिश आ जाए तो ताकि बरसात से ही हो। इसमें अभी 9वें महीने में आएगा तो मतलब 9वें महीने में पानी देना चाहिए। तो 9वें महीने में फसल नरमे की ऊपर की तो मतलब करवाई मांगती है, जैसे कि धूप है, पिछुआ हवा है, और नीचे की सरवाई है। ये नरमे की फसल का मतलब है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत ही विस्तार से आपने बताया है। आप भी कोई जवाब देना चाहते हैं? जी, तो अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रतन सिंह है जी, गांव कुलेरी है जी। ये आप नरमा के बारे में बता रहे, नरमा में हमें 1 किलो में 1-1 कट्टा डाल रहे हैं। ये सिंचाई के बारे में करें, उस टाइम बीटी का बीज होता है वो तो पक जाएगा, वो नरमा खराब हो जाएगी। और अब नरमा में मतलब कालापन आ रहे हैं, फक्का हो रहा है, वो फक्का काबू नहीं आ रहा जमींदार। आपके अनुसार खाद और सिंचाई का सही प्रबंधन कैसे करें, क्या कैसे करना? सिंचाई का प्रबंध है, सारी चीज का प्रबंध, ट्यूबवेल है, पानी है, अच्छा, नहर का पानी है। कब कब कितने अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए? इसका नरमा के हिसाब में महीने में पानी देना चाहिए। ठीक है। और नहीं दो पानी वो नरमा पक जी खराब हो जाएगी। अच्छा, और खाद किस तरह की डालनी चाहिए? तो मतलब उसमें मतलब बिजाई करते हैं हम, हैं मस्टैक्स से बिजाई करके खाद बीजते हैं।
डीएपी खाद बीजते हैं उसके अंदर, डीएपी डालते हैं, ठीक है, यूरिया वो ऊपर डालते हैं, फिर उसमें फाका हो रहा है, वो काबू नहीं आ रही। चलिए ठीक है, उसकी बताओ ना हमें भाई, फाका हो रहा है, बाड़ी काली हो रही है, वो तो खर्चा ही कौन बढ़ रहा है, हमारा खर्चा। ठीक है, तो विशेषज्ञ से हम राय लेते हैं और जानते हैं। अब से बार हमने पाँच स्प्रे कर चुके हैं। अच्छा, 5 स्प्रे अभी तक पहले कर चुके हैं हमें। ठीक है, ठीक है। अब कृषि विशेषज्ञ से राय लेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। हाँ जी मैम, मेरा एक बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि हम जैसे नरमे की बिजाई करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम जैसे कूल पे नरमा बीजते हैं हाथ से, तो उससे एक तो सिंचाई की भी बचत होती है, और दूसरा जैसे सेलर वगैरह निकालते हैं उस टाइम तब हम खाद की बिजाई करते हैं। अब किसान भाई ने बताया कि हम स्टार्टिंग में खाद डालते हैं, और मेरा यही कहना है, क्योंकि जैसे हम 4-5 साल से जो कूल पे नरमा हम लगा रहे हैं, और उसमें एक तो सिंचाई में पानी भी बहुत जल्दी उसमें सिंचाई कर देते हैं, और दूसरा उसमें रोग भी कम आता है, खरपतवार भी बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे पानी हम देते हैं उसमें कुल में होता है कचरा जितना भी होता है। और मेनली उसमें जब खाद की बिजाई की बात आती है तो हम जैसे सीलर निकालते हैं ट्रैक्टर से, उसी टाइम हम उसमें खाद की बिजाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ढेर सारे किसानों ने अपने अपने जवाब दिए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है कि किस तरह से सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कपास के खेतों में करते हैं और साथ ही खाद का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अब हम राय लेते हैं कृषि विशेषज्ञ का। जी, कपास हमारे हरियाणा में मुख्य नकदी फसल है, तो जो किसान भाई इसमें 2 भाग हैं, सिंचाई हमें कब करनी चाहिए और कौन सी खाद कब कब डालनी चाहिए। पहले हम सिंचाई के बारे में बात करें कि आज का हिसाब देखते हुए पहली जो हम सिंचाई है वो जितना डिले कर सकें, जितना देर से करें उतना बेहतर रहता है, लेकिन फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी बारिश आ जाती है, कपास में आपको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता कि भी आप खड़ा पानी उसमें करो, अगर पानी खड़ा रहेगा तो वो कपास के लिए नुकसानदायक है। तो पतला पानी आप लगाइए, आपका वो जब ही लगेगा जब आपका खेत लेवल होगा। एक जो किसान भाई ने कहा था भी डोली लगा के अगर हम पानी लगाते हैं, डोली के ऊपर कपास लगी हुई है, वो भी ठीक रहता है, लेकिन बार बार पानी देना, जैसे एक किसान भाई ने कहा था कि भी बार बार, ये एक ऐसी क्रॉप है, एक ऐसी फसल है जो अगर आप उसको कोई स्ट्रेस नहीं दोगे, दबाव नहीं दोगे, जिस तरह से मानो भाई पानी का स्ट्रेस नहीं आएगा, तो उसमें फल आने की संभावनाएं कम रहती हैं, वो बढ़ती रहेगी। आप देखोगे कि कपास का पौधा आपका 6 फुट का भी हो जाएगा, 6.5 फुट का भी हो जाता है। तो इसको इतनी पानी की आवश्यकता नहीं है कि भी आप ये सोचो, ऊपर आपने खेत को देखा, खेत में ऊपर से आपको सफ़ेद दिखाई दिया और हम किसान भाई क्या करते हैं उसमें पानी लगा देते हैं। पानी उस टाइम जब आप लगाते हो तो उसमें जितनी लगभग बोकियाँ होती हैं वो सारी नीचे गिर जाती हैं। जब तक आपको वो बोक की फूल ना बन जाए, आप ये हम सिर्फ ज़मीन को ऊपर से देख के सोचते हैं कि भी उसमें नमी की कमी है, वो कमी नहीं होती। आप देखिए आधा फुट के आसपास ही आपको नमी मिल जाएगी और इतनी जड़ें उसकी होती हैं। और बीटी कपास में एक जो हम आखिरी पानी जब लगाते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जब आपको 1/3 टिंडा तैयार हो जाए उसके बाद कपास में आप पानी मत लगाइए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो फिर फुटाव की तरफ चलेगी और जो आपके टिंडे तैयार है वो पूरी तरह से पकेंगे नहीं, उनका साइज छोटा रह जाएगा। तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है। तो कपास में ऐसी ज़मीन में लगाओ जहाँ की पानी की जो है ना निकासी, पानी खड़ा इसमें नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स का कहा, भाई खाद देखो पुराने टाइम में ये हमारा ट्रेंड था यहाँ पे कि सिर्फ कोई भी खाद बिजाई के साथ नहीं डालते थे, लेकिन आजकल जो हम बीटी कपास लगाते हैं उसकी जो ज़मीन से खाद लेने की क्षमता है वो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उत्पादन भी आपने देखा होगा कि बढ़ा है। तो उसके लिए क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, जैसे डीएपी का 1 बैग और 3 बार नाइट्रोजन, अगर 1 एकड़ की हम बात करें तो 1 कट्टा बिजाई के टाइम और 1 आप पहले पानी के बाद। उसके बाद जब आपका टिंडे उसमें कुछ 1/3 टिंडे लग जाएं तब आप आखिरी इसमें यूरिया का 1 कट्टा 3 बार आप यूरिया ज़रूर डालिए। और पोटास भी आप इसमें 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास डालिए। अगर आपने पिछली फसल में जिंक नहीं डाला है तो 10 केजी 1 एकड़ में आप जिंक भी डालिए, तभी आप पूरा उत्पादन ले पाएंगे। ये जो हम जैसे हम कई किसान भाई कहते हैं भी पहले हम यूरिया इसलिए नहीं डालते कि बारिश ना हो बाई चांस, उनका रिलेशन कम है। हर एक खाद का अपना अपना महत्व है और वो उसको समय अनुसार मिलना चाहिए। बाद में भी यूरिया डालना ज़रूरी है। कई बार क्या है, लास्ट में हम सोचते हैं भी स्प्रे भी आप यूरिया का कर सकते हो। 2% अगर आप यूरिया का स्प्रे करो तो 8 किलो आप है ना नाइट्रोजन जो आपने डाला है वो कम डाल सकते हो। तो ये अगर हम
प्रबंधन करते हैं खाद का, तो पूरा उत्पादन जो हमारी क्षमता है कपास की, कई देशों में ये जो विकसित देश हैं यहाँ जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है 1800 तक जाती है और हम सिर्फ 500 550 तक हैं। तो वो एक पुरानी बात है, वैरायटीज़ आपकी बदल गई हैं। जो बीटी वैरायटी है उसमें खाद की मात्रा आपको थोड़ी सी ज़्यादा और समय अनुसार डालनी पड़ेगी, जब भी हम उत्पादन बढ़िया कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किस किसान का जो जवाब है वो सबसे ज़्यादा आपको संतुष्ट करता है? जो इसमें खाद के विषय में ये जो हमने सबसे पहले जो भाटोल जाटान से किसान भाई थे, इन्होंने बताया था कि भाई हम फास्फोरस डालते हैं, डीएपी पहले डालते हैं, वो है। और इनमें से और किसी ने ये नहीं बताया कि भाई हम नाइट्रोजन पहले भी डालते हैं, सभी पहले पानी के साथ डालते हैं। जो यूजुअल प्रैक्टिस है धीरे धीरे चेंज भी हो रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भी किसानों तक इसको सही समय पे खाद डाला जाए, उसी का फायदा ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो इनको विजेता घोषित किया जाए, तो आज जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे अगले विजेता के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको। इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जो मेरा अगला सवाल है वो ग्वार से जुड़ा हुआ है। आप लोगों से मेरा अगला सवाल ये है कि ग्वार की फसल में जब तने में और पत्ते में काले धब्बे लगते हैं तो उसके लिए क्या करें, क्या उपचार के लिए करें? तो कोई बता सकते हैं इस रोग के बारे में? रोग है एक तरह का ये जिस काले धब्बे लगने लगते हैं तने पे और पत्तों पे, कोई जवाब देना चाहेंगे? जी। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करें। जी ठीक है, अपना नाम बताएं। महेंद्र सिंह। जी, महेंद्र जी ने एक जवाब दिया है। यहाँ मैं चाहूंगी कुछ और जवाब यहाँ पे जो किसान देना चाहें, क्योंकि एक रोग है और इसका प्रकोप अक्सर देखा जाता है ग्वार की फसलों में, और ऐसे में अगर इस तरह का रोग लगता है, आप बताना चाहेंगे कि क्या करें ऐसे में? ठीक है, कुछ और यहाँ पर किसान आप बताना चाहेंगे? चलिए, यहाँ पे किसानों को इस बात की जानकारी नहीं है लगता है इस बात की, और एक किसान और है जो इसके बारे में हमें बताना चाहते हैं, तो इनसे भी आइए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या जानकारी इनके पास मौजूद है इसके बारे में। कि मोनोक्रोटोफास करते हैं। मोनोक्रोटोफास आपका कहना है। अपना नाम बताएं। राजेंद्र। जी, राजेंद्र जी। तो यहाँ पर 2 जवाब हमें मिले हैं और तीसरे किसान भी कोई जवाब देना चाहते हैं। अपना नाम बताएं सबसे पहले। कृष्ण कुमार जी, क्या जवाब है आपका? रोग और से कंट्रोल हो जाए, रोग और छिड़कना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 जवाब हमें मिल गए हैं। कोई और जवाब देना चाहेंगे आप में से? ठीक है, बताइए। मैम, ये एक फंगीसाइड रोग होता है और इसके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादातर हम इसमें रोगोर का छिड़काव करते हैं और इससे ये रुक जाता है, आगे नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जवाब हमें मिले हैं। अब जानते हैं इस रोग के बारे में कि किस किस्म का ये रोग है जब जो ग्वार की फसल है उसके तने में और पत्ते में काले धब्बे आने लगते हैं, और इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं किसान। आइए रुक करते हैं कृषि विशेषज्ञ का। जी किसान भाइयों, ये जो रोग है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक बीमारी आती है, तो उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए जो हमें उपचार है वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई से हम उपचार करते हैं इसका। जैसे आपकी फसल 55 दिन के आसपास की हो जाती है, तब इस दवाई का हम 30 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में मिला करके, और साथ में एक जो ब्लाइटॉक्स जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसको आप बोलते हैं, तो 200 ग्राम उसका, इन दोनों का मिला करके स्प्रे करते हैं और 15 दिन के बाद इसका दोबारा स्प्रे करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और शुरू में इसी दवाई का जो हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का बीज के साथ उपचार करते हैं, तब जा कर के इस बीमारी का कंट्रोल हो जाता है। और जो इसके बारे में जो सही जवाब शुरू में दिया था लेकिन आधा अधूरा जवाब था, वो महेंद्र सिंह जी है, उनका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने मात्रा और साथ में जो ब्लाइटॉक्स मिलाते हैं वो छोड़ दी थी। जी, महेंद्र सिंह जी का जवाब। चलिए, तो जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए। आ जाइए सामने और अपना जो किसान कप है वो यहाँ पर ग्रहण कर लीजिए, और तब तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, आप अपनी जगह ले सकते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर जो किसान हैं वो जवाब दे रहे हैं कि खरीफ फसलों की देखभाल कैसे करें, इससे जुड़े सवालों पर। और सवाल जवाब का ये जो सिलसिला है ये इसी तरह से किसान प्रश्न मंच पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच, और किसान प्रश्न मंच का जो कार्यक्रम है आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में चल रहा है। यहाँ पे ढेर सारे किसान यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं खरीफ फसलों की देखभाल के बारे में। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मौजूद किसानों से मेरा अगला सवाल ये है कि मूंग की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप होने पर क्या करें। तो इसके बारे में कौन कौन जवाब देना चाहते हैं, कृपया हाथ खड़ा करें। मूंग की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप होने पर क्या करें। और आपने दावा किया था कि मूंग फसल के बारे में आप अच्छी जानकारी देंगे, बताइए। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम प्रदीप बिश्नोई है, गांव चौधरी वाली से आया हूं मैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मूंग की फसल होती है। तो मूंग की फसल में मुख्यतः एक 2 रोग आते हैं। एक तो सफ़ेद मक्खी आपने बताया, एक होता है कीड़ा जो लगता है, जो जिस टाइम फाल का टाइम होता है उसमें, उस टाइम तो हम कोरोजन की स्प्रे करते हैं। मुख्य रूप से यही स्प्रे की जाती है कोरोजन की। और दूसरा जैसे आपने सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बताया, इसके अंदर हम हल्की स्टार्टिंग के अंदर मोनो भी कर सकते हैं, रोगोर की इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसमें उसका स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन जब मेनली जब ये फाल पे होता है ना, तब उस टाइम अगर वो कीड़ा लगता है, उस टाइम हम अगर कोरोजन का स्प्रे नहीं करते हैं तो ये पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो मेनली उस टाइम हमें 1 या 2 स्प्रे उस टाइम करनी होती है जिस टाइम ये कीड़ा लगा होता है। जी चलिए, आपने विस्तार से जवाब दिया है। कुछ और किसानों के जवाब लेते हैं यहाँ पर। आप में से किसी ने यहाँ पर हाथ खड़ा किया था, कोई जवाब देना चाहेंगे, आप बताना चाहते हैं? जी अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार। जी सुरेंद्र जी, ठीक है। और कुछ जानकारी इसके बारे में देना चाहेंगे कि? ठीक है, कुछ और यहाँ पर जवाब अगर आप लोग देना चाहें। सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत ही आमतौर पर देखा जाता है और फसल को भी नुकसान पहुंचता है। कोई जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में, क्या करें उपचार के लिए, आप बताना चाहेंगे? आइए, तो सफेद मक्खी से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? अपना नाम बताइए। 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, तो आपने मात्रा के बारे में भी बताया, अपना नाम भी बता दीजिए। कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी। तो यहाँ पर हमने जाना 2-3 जवाब आए हैं कि अगर सफेद मक्खी का प्रकोप होता है मूंग की फसल में तो ऐसे में उपचार के तौर पर क्या किया जा सकता है। और सफेद मक्खी जो है इसका प्रकोप अक्सर फसलों में देखा जाता है, इससे जो पैदावार है, उपज है, उसमें भी उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में जानते हैं कि क्या करें उपचार के लिए और जवाब किस किसान का सबसे सही था। तो आइए रुक करते हैं कृषि विशेषज्ञ का। जी, मूंग के अंदर सफ़ेद मक्खी की एक गंभीर समस्या है। उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है मूंग की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसकी रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले हम जो छिड़काव करते हैं आर्थिक कगार के आधार पे करते हैं। कीटों की संख्या मापने के बाद में भी पत्ती के नीचे अगर औसतन 6 कीट या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तभी छिड़काव करना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारी सिफारिश है, रोगोर उसकी छिड़काव कर सकते हैं। वो 250 ml 150 से 200 लीटर पानी में और 15 दिन के अंतराल पर अगर समस्या है तो दूसरा छिड़काव मेलाथियन जो साइथियोन नाम से आती है, वो भी 250 ml 150 से 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, बिजाई समय पे होनी चाहिए। अगर 15 जुलाई के से पहले बिजाई होगी तो सफ़ेद मक्खी की समस्या कम होगी, और जो 20 जुलाई के बाद में बिजाई होगी उसमें समस्या ज़्यादा होगी। और किस्म का भी ध्यान देना चाहिए। MH 421 किस्म यूनिवर्सिटी की है, उसमें पीला रोग आता है, जैसे बाकी किस्मों में आता है उसमें नहीं आता। पीलिया जिसको कहते हैं, मोजाइक, येलो मोजाइक रोग आता है। सफ़ेद मक्खी येलो मोजाइक रोग को भी फैलाती है अगर वो खेत में आ जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए यही 2 दवाई कारगर है। समय अनुसार 15 दिन के अंतराल पे करते रहें। जी, तो हमारे विजेता किसे घोषित किया जाए? इसमें जो 2 किसान हैं, सुरेंद्र, उन्होंने भी ठीक रोग और बताया था। करसन जी है, उन्होंने भी बताया था। तो दोनों का सही है। बाकी इन्होंने भी रोग और का जिक्र किया था, बाकी दूसरी दवाइयाँ इन्होंने बताई थी। बाकी 2 का सही माना जाएगा। अच्छा, तो पहले जिसने बताया उसका नाम बता दीजिए। 2 सुरेंद्र जी का आंसर सही मान लीजिए। जी, तो जोरदार तालियां हो जाए सुरेंद्र जी के लिए, और ये तालियों की गड़गड़ाहट सीधे सुनाई देती रहनी चाहिए। जी, बहुत बहुत बधाई आपको।
तो चलिए यहाँ पर एक और विजेता हमें मिल गए हैं और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है जो अगला सवाल आप लोगों के लिए है, वो ये है कि खरीफ के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और सब्जियों को लगाने के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप लोग सब्जियों की खेती करते होंगे, बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, बताना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जोगीराम नेहरा, न्याणा गांव से। जी। तो सावनी के अंदर जो सब्जी लगाई जाती हैं वो भिंडी, करेला, तोरी, घिया, गोल कद्दू, ये सब्जियां बेलों वाली भी हैं और अच्छी होती हैं। और इनके अंदर मतलब बात यह ज़्यादा स्प्रे खाद नहीं डालना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से मतलब बात यह करनी चाहिए। बेलों के अंदर ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ी जगह के अंदर वो लगाई जावे और वो मतलब बात यह काफ़ी टाइम फल देती है। और भिंडी के अंदर भी मतलब बात यह अच्छी वैरायटी की भिंडी लगावे और अच्छा देसी खाद डाले, अच्छा पानी की और अच्छा खाद की सब्जी होगी, वो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। इसलिए इसमें कम से कम मतलब बात यह खाद और स्प्रे का प्रयोग करें। आजकल देखते हैं शहरों की जो सब्ज़ी है वो टिक्के दवाई लगा करके तैयार करा होगी, या कि सब्ज़ी गलाए को नहीं ना टेस्टी बने। और देहात से जो सब्ज़ी आती है वो बहुत टेस्टी, जब सब्ज़ी खाते हैं तो तभी पता लग जाता है भाई ये देहात की है, ये गाँव की है और ये शहर की है। क्योंकि शहर वाली में टिक्के वगैरह लगाते हैं, वो हानिकारक भी है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, धन्यवाद साहब। जी, बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया है और इसके साथ ही बहुत आसान सवाल है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ और जवाब यहाँ पे जरूर आएंगे। बताइए, कुछ सब्जियों के नाम बताइए जो इस मौसम में लगा सकते हैं। बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर, खीरा, और तोरी, घिया, ये सभी इसी मौसम की फसल। जी, कुछ सावधानियों के बारे में बताना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखिए सब्जियों की खेती करते समय? ज़्यादा रासायनिक खाद नहीं डालनी चाहिए, सब्जियां जड़ जाती हैं। जी, ठीक है। और कुछ जवाब इस तरफ से? ठीक है, आप भी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बताइए। घिया, तोरी, ककड़ी, टिंडे, बैंगन, हरी मिर्च। जी, और कुछ सावधानियों के बारे में किन बातों का ध्यान रखिए? चाहिए कोई बीमारी हो तो मेलाथेन की स्प्रे कर दो हल्की। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर कुछ और भी जवाब ले लेते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम राजकुमार है। जी, राजकुमार जी। ऐसा मैडम, ज़्यादातर ये जैसे मेलाथीन वगैरह ये बताते हैं किचन गार्डन वगैरह में, मैं तो रिकमेंड से ये करता हूँ कि जो ये निबोड़ी हमारी जो गिरती है, जैसे सुंडी वगैरह, घिया की फसल में इसमें सुंडी वगैरह हो जाती है, ये हो जाती है, उसको खराब करती है। उस निबोड़ी को सुखाओ, नीम की निबोड़ी को, उसको कूटो, उसको पानी में गर्म करो, जितना उसको उबालोगे, उबाल के पानी को जितने अपना स्प्रे की ज़रूरत है उस हिसाब से उसके ऊपर स्प्रे करो। हर 15 दिन में या हफ्ते में कर दो, उसको ना कोई साइड इफेक्ट है ना कुछ नहीं, उससे सुंडी का भी प्रकोप कम हो जाएगा और सुंडी उसके अंदर खत्म हो जाएगी। और कुछ सब्जियों के नाम लेना चाहेंगे जो इस समय लगाई जा सकती है? सब्जी इस समय ये लौकी है मैडम, तो खीरा है, ये तोरी है, बैंगन है, ये सब्जियां आजकल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेंगे और जानेंगे कि वो क्या सुझाव देते हैं कि इस मौसम में किस तरह की जो सब्जियां हैं वो लगाई जा सकती है और खास तौर पर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। और साथ ही ये भी जानेंगे कृषि विशेषज्ञ से कि हमारा विजेता कौन है इस सवाल का। किसान भाइयों, बहुत से किसानों ने जवाब दिया और सही जवाब ये था कि इस खरीफ के मौसम में हम सारी तो बेल वाली सब्जियां जैसे घिया है, तोरी है, करेला है, टिंडा है, सारे के सारे ये लगा सकते हैं। और किसान भाइयों इसके साथ साथ भिंडी लगा सकते हैं। और इन सब को आप खाद की कुछ किसान भाइयों ने दूसरी खाद बताई, कुछ किसान भाइयों ने देसी खाद बताई। तो किसान भाइयों खाद तो ज़रूर चाहिए, उसमें आपसे गोबर की सड़ी हुई खाद हो या आपका केचुआई खाद हो, यार ये दोनों खाद ना हो तो हरी खाद हो, और ये तीसरी खाद भी ना हो तो फिर आपने DAP और यूरिया वगैरह का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वो करना चाहिए। और किसान भाई जो अपने किचन गार्डनिंग में करते हैं उन किसानों को तो
ये सही कह सकते हैं कि उसमें स्प्रे ना करो, अदरवाइज हल्का फुल्का स्प्रे करना मेलाथोइन का बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, सब्जियां का ये सारे बेल वाली सब्जियों का सारा समय उचित समय बेल वाली सब्जियों का है। और इस एक किसान भाई ने, नेहरा साहब ने जो सबसे पहले बताया, सारी सब्जियों के बोने का जो सब्जियां बोई वो इन्होंने बताया, और मेरे हिसाब से इनका सही जवाब है। अब सब्जियां कौन कौन सी लगाएं, तो इस किसान भाई का सटीक जवाब है। बाकी दूसरे किसान भाई ने भी बाद में वो नीम की नमोली को आप पानी में डाल कर वो स्प्रे भी, देसी स्प्रे ठीक है, वो भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पूरी सब्जियां कौन कौन सी लगाएं, क्वेश्चन मैडम ने ये पूछा था और इसका सही जवाब नेहरा साहब ने दिया। जी, तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे अगले विजेता के लिए। बहुत ही अच्छे जवाब आपने दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो इसी के साथ हमने देखा कि खरीफ फसलों की देखभाल पर हमारे किसानों की अच्छी जानकारी है, और इस पर जो हमारी ये बातचीत है, सवाल जवाब का सिलसिला है, इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सवाल इनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच। किसान प्रश्न मंच में आज बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं। बहुत सारे विजेता हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे कि मिट्टी के सेहत को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कौन कौन जवाब देना चाहेंगे? चलिए, यहाँ पर हाथ खड़ा किया है एक किसान भाई ने हमारे, और उनसे जानेंगे कि मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले तो मैडम मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब रिकमेंडेशन करते हैं, उसके अंदर किस चीज़ की कमी है उसको पूरा करना चाहिए। जी, ठीक है। और भी कुछ जवाब इसमें जोड़ना चाहेंगे? जी बताइए, अपना नाम भी बताइए साथ में। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए देसी गोबर की खाद डालनी चाहिए, पूरी गली हुई, और जो खरपतवार नाशक है इनका स्प्रे नहीं करना चाहिए। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो इससे मतलब मिट्टी की शक्ति मतलब बनी रहती है। और फसलों को फेरबदल करके बोएं, एक साथ एक ही फसल ना बोएं, तो इससे उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। जी ठीक है। कुछ जवाब यहाँ से भी देना चाहते हैं? जी अपना नाम बताइएगा, जवाब दीजिए। हाँ जी, मैम मेरा नाम प्रदीप बिश्नोई है। मैम मेरा जवाब यही है कि मिट्टी को जैसे उपजाऊपन बनाए रखने के लिए एक तो फसलों को फेरबदल कर बोना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा यही आंसर होगा कि जो हम ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, वो जो खारापन होता है ना उसमें, वो मेरे ख्याल से उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो तेलिया पानी होता है वो ज़मीन को बिल्कुल ख़राब कर देता है। उसमें जो भी हम फसल बोते हैं वो उसका उपजाऊपन नहीं हो पाता है उसके बाद में। तो मेरा यही कहना आएगा कि इसमें आप खारा जो पानी होता है उसको आप उसमें सिंचाई ना करें। चलिए एक जवाब यहाँ से भी ले लें हम। हाँ, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम जोगीराम नेहरा है। मिट्टी को सही रखने के लिए एक तो पहले इसकी मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। ठीक है। फिर मतलब बात यह है, इसके अंदर इसको बास हमारी करे, खाद डाले देसी, और जैसे एक ढांचा होता है हरिया खाद, हरिया वो खाद वो ढांचा डाल करके जब वो हो जाता है करीब महीने 1.5 महीने का, उसके बाद में उसको हैरो से बहा देना चाहिए। उसका हरिया खाद भी मतलब बात या उसको मिट्टी को मतलब उपजाऊ बनाता है। तो इस प्रकार मतलब बात या दवाई वगैरह कम इस्तेमाल करनी चाहिए। बस हमारी खरपतवार जो जाम है उसने भी उसको महें बाजो।
धन्यवाद साहब। जी, चलिए बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। यहाँ पर कुछ और किसानों से हम जवाब ले लेते हैं। अपना नाम बताएं कृपया। मेरा नाम सुरेश गोयल है, गांव तलवंडी रुक्का है। जमीन की अच्छी फसल लेने के लिए इसमें जितना भी खपतवार होता है उसके अंदर मिला देना चाहिए, और गाय की गोबर की खाद उसमें साल में 2 या 4 ट्राली जरूर डालनी चाहिए। जी, चलिए आपका भी अच्छा जवाब आया। कुछ और यहाँ से जवाब देना चाहेंगे कि मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए और किस तरह के उपाय करने चाहिए? चलिए यहाँ पर भी कुछ और जवाब हम ले लेते हैं। अपना नाम बताइए। जगदीश चंद्र, ये सार से ही हूँ मैं। और इस जो सबसे पहले तो किसान को गाय रखनी चाहिए और गोबर गैस लगाना चाहिए, और गोबर गैस की जितनी खाद निकलती है वो खेत में चलाते रहना चाहिए। उससे स्वस्थ फसल का वो ज़मीन का ठीक रहेगा, वरना ये बिगड़ता ही जाएगा। पेस्टिसाइड से ये जो खाद जो यूरिया है, DAP है, ये तो फसलों को ख़राब ही करती है। ऑर्गेनिक पे चलना चाहिए किसान को। जी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे किसानों ने अपने अपने लिहाज से सुझाए हैं उपाय कि किस तरह से जो मिट्टी की सेहत है उसे बरकरार रखा जा सकता है, उसे उपजाऊ बनाया जाया जा सकता है। तो ऐसे में अब हम रुक करते हैं कृषि विशेषज्ञ का और जानते हैं इसका जवाब भी, और साथ ही सबसे बेहतरीन जवाब देने वाले किसान के बारे में भी। जी, जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक किसान भाई ने भी जिक्र किया कि मिट्टी की और अपने ट्यूबवेल के पानी की जांच, सबसे पहला जो स्टेप यही है कि पहले जांच करवाइए। उसके बाद जैसे देसी खादों का भी जिक्र हुआ, गोबर की खाद, केंचुए की खाद, अच्छी तरह से गली सड़ी खाद आप अपने खेतों में डालिए। इसके अलावा जैसे हम अभी खरीफ फसलों पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो खरीफ की ऋतु में बहुत अच्छी 2 फसलें हैं, ढैंचा जो धान वाली ज़मीनें हैं, और इसके अलावा मूंग जो हमारी हल्की ज़मीनें हैं। 2 बहुत ही बढ़िया फसलें हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखती हैं। इन फसलों को आप लीजिए, और जहाँ तक संभव हो सके ढैंचा तो जैसे हम मिट्टी में पलट देते हैं, मूंग को भी फलियां तोड़ने के बाद मिट्टी में ही पलटिए। ये दोनों फसलें ही वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को भी मिट्टी में स्थापित करेंगी, और जो इनके अवशेष हैं वो भी नाइट्रोजन में और भी जैसे जैविक कार्बन में इजाफा करेंगे। तो इस तरह से यही तरीके हैं। इसके अलावा खाद जो हमारे केमिकल खाद हैं, उर्वरक जो हैं, उनको आप सिफारिश के हिसाब से ही डालिए। जैसे पहले भी डॉक्टर करमल ने बताया कि एक साथ यूरिया ना डाल के आप उसको 2 या 3 बार में डालिए। इससे आपको पैदावार भी मिलेगी और आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जहाँ तक किसान भाइयों ने कई किसानों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन जो आखिर में जिस किसान भाई ने जवाब दिया उनका मुझे काफ़ी सटीक लगा इस विषय में, तो मैं उनको विजेता मानती हूँ। जी, तो आपने आखिर में जो जवाब दिया है, कृपया आगे आइए और अपना किसान कप यहाँ पे ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो इसी तरह से सवाल जवाब का जो सिलसिला है इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि अमरूद के बाग लगाने का सही समय क्या है और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन कौन आप लोगों में से जवाब देना चाहेगा? चलिए, सबसे पहले आपसे जवाब जान लेते हैं। अपना नाम भी बताइए साथ में। मेरा नाम सुरेश गोयल है, गांव तलवंडी रुक्का है। अमरूद का बाग लगाने के लिए इस समय बहुत ही बढ़िया समय है, और अमरूद का जो पौधे लगाने चाहिए वो 3 बाई 3 बाई का खड्डा खोदना चाहिए, उसमें पूरा खाद वगैरह भर के, और उसको एक बार इसका इंतजार करना चाहिए जिसे खड्डा अच्छी तरह से नीचे दब जाए, और अमरूद को लगा देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपके अनुसार ये उचित समय चल रहा है अमरूद के बाग लगाने का। आप भी कोई जवाब देना चाहते थे, बताइए। 7-8 महीने अमरूद के बाग के लिए गड्ढे में खाद डाल के 10-15 दिन छोड़ देना चाहिए। ठीक है। वो खाद गल जाती है, फिर पौधा लगाना चाहिए उसको। जी ठीक है। अपना नाम बताएं। सुरेंद्र कुमार। जी, चलिए यहाँ पे कुछ और जवाब ले लेते हैं कि अमरूद के जो बाग है वो किस वक्त लगाने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्मी का महीना जब मई जून का आ जाता है, मई के अंदर गड्ढे तैयार करने चाहिए 3 बाई 3 के। उसके अंदर खाद मिट्टी मिला करके देसी खाद, और वो तैयार कर लेने चाहिए। जब बारिश हो जाती है 7वें महीने में स्टार्ट के अंदर, उस टाइम ये अमरूद के पौधे लगा देने चाहिए। ये सही समय है। धन्यवाद। कुछ सावधानियों के बारे में भी बताना चाहेंगे? सावधानी तो इसकी शुरू में लगाते टाइम मतलब बात यह है, वहाँ दीमक अगर होती है उस ज़मीन के अंदर तो दीमक की दवाई मिला देनी चाहिए, क्योंकि वो देसी खाद डालना उसके अंदर भी मिट्टी वो दीमक ज़्यादा प्रकोप करती है। तो यही सावधानी है। धन्यवाद। चलिए, कोई और यहाँ पर जवाब देना चाहेगा अमरूद के बाग लगाने का सही समय और किन बातों का ध्यान रखें? जी बताइए।
फरवरी व जून जुलाई में आम लगाने चाहिए। सावधानी के लिए पानी टेस्ट करवाना चाहिए और 6 फुट गहराई तक मिट्टी टेस्ट करवानी चाहिए लेबर, और उसके अनुसार जो लैब की डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट हो उसके अनुसार खाद डालनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से भी कुछ जवाब ले लिया। और कोई बताना चाहेंगे यहाँ पर अमरूद के बाग लगाने के सही समय के बारे में? जी, अपना नाम भी बताएं साथ ही। मेरा जगदीश चंद्र है। जुलाई और अगस्त में लगाया जा सकता है और फरवरी मार्च में भी लगाया जा सकता है, और सबसे पहले मिट्टी चेक करवा के उसके बाद ही बाग लगाना चाहिए, वैसे नहीं लगाना चाहिए। मिट्टी चेक करा के उसमें पहले खड्डा खोदो 3 बाई 3 का गहरा, उसके बाद में उसमें देसी खाद डालो, और यदि वहाँ कोई बीमारी लगती हो, दिमक दमक लगती हो, तो उसका पेस्टिसाइड जो भी दवाई रिकमेंड है उसके हिसाब से उसमें काम करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमने कई जवाब ले लिए हैं और अब हम जानेंगे कृषि विशेषज्ञ की राय की किस किसान का जवाब जो है उन्हें सबसे सटीक, सबसे उत्तम लगा। जी, तो किसान भाइयों ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 2 समय अमरूद के बाग लगाए जाते हैं, जुलाई से सितंबर और फरवरी मार्च। जुलाई से सितंबर ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें आगे गर्मी ज़्यादा, क्योंकि फरवरी मार्च में लगाते हैं कई बार गर्मी ज़्यादा पड़ती है आगे, तो पौधे मर जाते हैं, पानी कई बार नहीं होता हमारे पास। तो हम ये मौसम बिल्कुल ठीक है लगाने का। जैसे बताया है कि 3 बाई 3 फुट चौड़ा 3 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं उसके लिए, लेकिन किसी किसान भाई ने ये नहीं बताया कि भाई ऊपरी जो 1.5 फीट मिट्टी है ना, उसी में गोबरी खाद और सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलो मिला के तभी उसको भरते हैं, और उसको भरते हैं जब 4-6 इंच बाकी ज़मीन की सतह से ऊपर तक भरा जाता है, ताकि वहाँ पानी दे तो वहाँ गड्ढा ना बढ़े। और सावधानी इसमें ये रखनी है कि जहाँ भी आपने बाग लगाने पहले मिट्टी पानी चेक करा लें, और नहर का पानी है आपके पास तो नहर का पानी ही लगाएं। और दूसरा 2 मीटर तक सारे नमूने लें, 2 मीटर तक कोई भी कंकर की सतह ज़मीन में नहीं होनी चाहिए, और उस ज़मीन का जो चौआ है, जो पानी का लेवल 10 फुट से ऊपर ना हो। तो इसमें जो है ये नेहरा साहब ने काफ़ी अच्छा बताया था, गड्ढे खोदने का इन्होंने पहले बताया, थोड़ी पहले खोद लो तो अच्छा रहता है जी, ताकि जी। उसमें जो दीमक या खरपत वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो सबसे अच्छा जवाब आपका है, कृपया आगे आए, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां और जवाब इस कार्यक्रम में दिए हैं। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बहुत बधाई आपको। तो इस वक्त हम, जैसा कि मैंने बताया था कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद है, जो किसानों के लगातार संपर्क में रहता है। ऐसे में बेहद ही आसान सा सवाल आप लोगों के लिए मेरा अगला ये है कि किसानों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो कृषि विश्वविद्यालय है वो किस तरह के काम कर रहा है। तो आप लोग लगातार संपर्क में होते, मुझे उम्मीद है कि कुछ जवाब आप जरूर देंगे कि उद्यमिता यानी कि छोटे मोटे व्यवसाय जो कृषि से संबंधित होते हैं उससे किसान जुड़े, इसके लिए जो विश्वविद्यालय है वो किस तरह के कार्यक्रम चलाता है, किस तरह की जानकारियां देता है। कुछ यहाँ पर आप लोग जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में? जी, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और बताइए। जी, बागवानी में पॉली हाउस लगाने के लिए जानकारी है। पॉली हाउस से बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है, और भैंसें डेयरी दूध करके भैंसें 5-7 सरकार लोन देती है, उसके लिए प्रेरित करती है। अभी भैंस रखो, उससे भी एक अच्छी आमदनी हो जाती है। मशरूम की खेती है जो अपनी खेती से अलग होके उसकी खेती के लिए प्रेरित करते हैं, उसमें भी एक अच्छी आमदनी है। यही है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आप भी कोई जवाब यहाँ पे देना चाहते हैं ज़रूर, अपना नाम भी बताइए और जवाब। मेरा नाम सुरेश गोयल, गांव तलवंडी रुक्का है। HU जो है नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। इसका आंवले का मुरब्बा कैसे बनाया जाता है, आंवले का जैम कैसे बनाया जाता है, अमरूद का जैम कैसे बनाया जाता है, ये सब सिखाते हैं। हर महीने में एक ट्रेनिंग ज़रूर होती है इसकी। और मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग करके एक आंवले से नमक बनाया है, जो कि इतना अच्छा लगा है बना है कि पूरे हरियाणा की पूरी डिमांड उसमें आ रही है। वो यहाँ से सीख के ही मैंने आंवले से नमक बनाया है जी। उसके सैंपल मेरे पास में है, आप लोग भी टेस्ट करना, मैं आपको दूंगा। जी जरूर। तो यहाँ पर अपना अनुभव भी हमारे किसान भाई हमारे साथ बांट रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय से बहुत तरह की जानकारी उन्हें मिल रही है। कुछ और जवाब यहाँ पे देना चाहते हैं? जी बताइए। मैं यूनिवर्सिटी से अधिकारियों से पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक केले की किस्म कोई टिश्यू कल्चर से तैयार करनी बता रहे थे, और एक खजूर की, और एक बरी ही कोई अमरूद है उसकी किस्म बता रहे थे। यहाँ अवेलेबल हो जाएगा ये पौधे, तो इससे बड़ा किसानों को फायदा होगा। जी बिल्कुल। चलिए, तो आपका सुझाव भी यहाँ पर ले लिया है। कोई और जवाब देना चाहेगा कि कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं जो कृषि से जुड़े हुए होते हैं, उन व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जानकारियाँ देने के लिए किस तरह के कार्यक्रम जो है वो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है, ये सवाल हमने किया
किया और आइए जानते हैं कि इसका क्या जवाब है और सबसे अच्छा जवाब किसके सामने दिया है। जी, सबसे अच्छा जो जवाब दिया वो गोयल साहब ने दिया है, जो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारा विश्वविद्यालय किसानों के साथ जुड़कर और उनके जो उत्पाद है उनको मार्केट में बेचने के लिए मदद करता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के सिंह की अध्यक्षता व मार्गदर्शन में एक कृषि उद्यमिता का एक सेंटर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान भाई उसके हमारे साथ जुड़ के, उस एबिक सेंटर के साथ जुड़ के और अपना व्यवसाय, अपना काम शुरू कर सकता है। उसे हम यहाँ एबिक सेंटर के अंदर ऑफिस प्रदान करते हैं। उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग हॉल है और जितनी भी यूनिवर्सिटी की लैब्स बनी हुई हैं, जितनी प्रयोगशालाएं हैं, उनके अंदर वो अपना काम कर सकता है। उसको उसकी जितने एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी के हैं वो उसको ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपने इस उत्पाद को किस प्रकार से मार्केट में बेच सकते हैं, किस प्रकार से उसकी जो है उसकी वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसके अंदर किस प्रकार से आप और बढ़िया तरीके से उसको मार्केट में पेश कर सकते हैं। उसके अंदर अगर किसी किसान भाई को किसी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए लोन करवाना और अलग अलग तरह की जो सलाह है वो उसमें प्रदान की जाती है। और भी जैसे मेला लगता है या और कोई हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर उसको उत्पाद बेचने के लिए उसको इजाज़त दी जाती है, वो अपना उत्पाद वहाँ बेच सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इससे जुड़ रहे हैं और हमारे जो जितने भी किसान भाई हैं वो किसान की एक खेती करने के साथ साथ एक अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा, इसी के अंदर पहले एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत जो भी युवा किसान जो भी कृषि से संबंधित जो भी अगर कोई अपना नया आइडिया उसके अंदर अगर देता है तो उसे 5 से 25 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जा रहा है। उन फार्मर्स को सेलेक्ट करके और उनको ट्रेनिंग देके उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है कि वो अपने उत्पाद को एक उच्च स्तर के उत्पाद बना के और वो मार्केट में अपना व्यवसाय शुरू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम को बढ़ा सके। गोयल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया है और अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो यहाँ पर बहुत सारे विजेता हमें मिल गए हैं और खरीफ फसलों की देखभाल के बारे में खास तौर पर आज हमने इस कार्यक्रम में बात की है। तो चलते चलते मैं चाहूंगी कि जो यहाँ मौजूद कृषि विशेषज्ञ हैं उनमें से कुछ अगर सुझाव देना चाहे कि इस मौसम में जो फसल लगाते हैं किसान, किस तरह की समस्या आ सकती है और किस तरह से बचाव करे, अच्छी पैदावार हासिल करे, इसके लिए अगर कोई सुझाव देना चाहें। खरीफ में जो कपास में है आजकल जो सबसे मेन समस्या उखेड़ा रोग आता है। किसान भाइयों के हमारे पास भी फ़ोन करते हैं, वो पता करते हैं। तो उखेड़ा 3 तरह से है। अर्ली स्टेज में जब उसके क्या है पत्ते नीचे से पीले होते हुए ऊपर तक पीले हो जाएं या पूरा पेड़ आपका मुरझा जाए, पहले पत्ते हरे रहेंगे लेकिन मुरझा जाएगा वो, तो ऐसी अवस्था में आप लोग 2 ग्राम बेवेस्टीन प्रति लीटर ऑफ वाटर मतलब पानी में मिला के आप उसका जड़ों में स्प्रे कर दीजिए, तो उसका ये है कि फैलाव कम होगा। इसके अलावा जब टिंडों के टाइम पे अगर आपके आता है तो 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड 200 लीटर पानी में डाल के आप उसका स्प्रे कीजिए, तो इससे आपको थोड़ा सा कपास की फसल में राहत महसूस करोगे। किसान भाइयों, यदि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आप उसके 4 हिस्से कर लो। 1 हिस्से में किसान भाइयों सब्जियां उगानी शुरू करो और 3 हिस्से में वही चीज़ उगाओ जो आप उगा रहे हो। किसान भाइयों, आप देखेंगे अंत में जो 1 हिस्से में आपने सब्जी लगाई वो 3 हिस्से के बराबर आमदनी देगी। तो किसान भाइयों, आप हिसार के आसपास हैं और हिसार बहुत बड़ा शहर है और इसके पास दूसरे शहर भी लगते हैं, तो आप सब्जियों पाएंगे तो आप अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कुलपति भी और हमारे साइंटिस्ट भी और हमारी सरकार भी यही चाहती है किसान की आमदनी कैसे बढ़े। तो किसान भाइयों, आपने आम खेती से हटके आप सब्जियों पाएंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। एक कृषि उद्यमिता से संबंधित मैं एक और आप लोगों को आह्वान करना चाहूँगा। जो भी किसान भाई या युवा साथी जिसको भी अपना कोई आइडिया या हमारे से साथ जुड़कर कोई काम करना चाह रहा है तो वो हमें संपर्क कर सकता है। वो abiccshu@gmail.com पे संपर्क कर सकता है और कुछ मोबाइल नंबर भी हैं, वो आपको स्क्रीन में दर्शा दिए जाएंगे। उसमें आप स्क्रीन पे आप उसमें से आप कर सकते हैं और गांधी भवन से संपर्क करके वो हमारे साथ मिलकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप देखते हैं कि खरीफ की फसल में जो मुख्य एक प्रॉब्लम आती है, जो मुख्य एक है, तो वो है खरपतवारों की। खरीफ की फसल में खरपतवारों की अगर आप समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि जब भी आप बिजाई करते हैं, जैसे ही आप फसल की बिजाई करते हैं, जो आपके क्षेत्र की मुख्य फसल है, चाहे वो धान है, चाहे वो दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग होगी, सोयाबीन होगी, या फिर इसके अलावा आप बाजरा या मक्का ले रहे हैं, तो उसके लिए जो खरपतवार प्रबंधन है वो आप बिजाई के तुरंत बाद शुरू करें। कि जो उसमें सिफारिशुदा खरपतवार नाशियों का आपको सिफारिश की गई है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा,
आप वो सिफारिशशुदा खरपतवार नाशकों का समय रहते प्रयोग करें। इससे आपका जो खरपतवार की जो मात्रा है उसमें 80 से 90% की जो कमी आती है और आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो समय रहते जो खरपतवारों का एक समाधान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जो आपकी खरीफ की फसलों की अगर आप बात करें तो। किसान भाइयों, इस समय जो ज़्यादातर दिक्कत आपकी आती है कपास के अंदर सफ़ेद मक्खी की आती है। तो खासकर से आप सफ़ेद मक्खी के लिए ये ध्यान रखिए कि हम जो कहते हैं स्टार्टिंग में जब आप कपास की बिजाई करते हैं तो उसके 2 महीने तक किसी भी दवाई का स्प्रे ना करा करें। तो उसके पीछे एक कारण यही होता है कि अगर आप 2 महीने तक किसी भी दवाई का स्प्रे नहीं करते हैं तो इसको खाने वाले जो मित्र कीटों की संख्या जो खेत के अंदर बनने लग जाती है। तो हम ज़्यादातर जो किसान भाई क्या करते हैं कि शुरू में मोनोक्रोटोफॉस या बहुत ज़्यादा जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो जिससे मित्र कीट हमारे ख़त्म हो जाते हैं और इसकी सफ़ेद मक्खी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आप शुरुआत अवस्था में ये ध्यान रखिए कि 2 महीने तक कोई भी स्प्रे ना करें। अगर आगे आपको ज़रूरत पड़ती है जैसे सफ़ेद मक्खी या चुरडा वगैरह या कोई भी रस चूसने वाले कीड़ों की संख्या अगर बढ़ती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब उनका आर्थिक अगार लेवल आ जाए तभी आप स्प्रे करें। जैसे सफ़ेद मक्खी के लिए जैसे हम बताते हैं 6 से 8 के आसपास मक्खी अगर मिलने लग जाए आपके एक पत्ते पे औसत संख्या, तब स्प्रे करें। और इसी तरह जो हरा तेला है उसके दो बच्चे जब एक पत्ते पे औसत के हिसाब से मिलने लगे तब हम स्प्रे की सिफारिश करते हैं। तो उस समय भी जो आप स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा कीटनाशियों को मिला कर के स्प्रे ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा कीटनाशियों को मिलाते हैं तो उतने ज़्यादा फसल पे हमारा प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो उस समय आप रोगोर या निम्बिसिडिन इन दोनों दवाइयों में से किसी भी एक दवाई का प्रयोग करें। रोगोर की मात्रा जो रहती है आपकी 250 से लेकर 350 मिलीलीटर तक रहती है, और जो निम्बिसिडिन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो 1 लीटर के आसपास 300 ppm की हम सिफारिश करते हैं। तो इन दोनों दवाइयों में से आप अदल बदल कर बारी बारी से प्रयोग अगर करते रहते हैं तो इससे आपका जो सफ़ेद मक्खी की समस्या का बहुत अच्छे से समाधान हो जाता है। और इसके साथ ही आप जो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो पीले रंग के चिपचिपे ट्रैप्स जो आते हैं जिसकी तरफ जो सफ़ेद मक्खी वगैरह आकर्षित होती है, अगर आप इनका शुरुआती अवस्था से प्रयोग खेत में करते रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है सफ़ेद मक्खी की इनके ऊपर चिपकती रहती है और हमें स्प्रे कम करना पड़ता है। तो इन बातों का आप खासकर से ध्यान रखिए। तो एक जोरदार तालियां हो जाए कृषि विशेषज्ञों के लिए, बहुत ही अच्छी जानकारियां कृषि विशेषज्ञों ने यहाँ दी है। किसान भाइयों, दूसरा यहाँ 4 नंबर गेट पे किसान सेवा केंद्र है, ये आपके लिए है। इसमें आप कभी भी आके अपनी समस्याएं लेके आ सकते हैं और यहीं पर सिंगल विंडो सिस्टम है जो यहाँ से सारे बीज यहाँ से खरीदे, चाहे सब्जियों के बीज हों चाहे दूसरी क्रॉप के बीज हों। और किसान भाइयों, एक टोल फ्री नंबर है 1800 180 3001। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 10 से 12 आपके पैसे नहीं लगते। इस पे फ़ोन करके कोई भी आप अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ तो जोरदार तालियां हो जाए कृषि विशेषज्ञों के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और आप अपने लिए भी जरूर तालियां बजाएं जिस उत्साह और जोशो खरोश के साथ आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ये था हमारा आज का किसान प्रश्न मंच। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी किसानों और कृषि विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान प्रश्न मंच की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।